ऐसा लग रहा है कि वोटर उदासीन हो गया है, और वोटर उदासीन नहीं हुआ बल्कि साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी लगता है कि उनको मोदी भरोसे और योगी भरोसे, उत्तर प्रदेश की खास तौर पर वो बात कर रहे थे कि उसी भरोसे ऐसा लग रहा है, इसीलिए वोटर टर्नआउट जो है यूपी में कम दिखा, और वही कमोबेश हाल हम बिहार का देख रहे हैं, जो कि बंगाल में ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में भी 60 से ऊपर 62 का आंकड़ा 5वें तक है, तो निश्चित तौर पर 4-5% वो बढ़ जाएगा। कौशलकांत जी, क्या आप मानते हैं कि वाकई यूपी बिहार जैसे बड़े राज्य जहां पर आपकी पार्टी बहुत उम्मीद से देख रही है, वहां का वोटर उदासीन हो गया है और उनको लगता है कि जो कुछ मोदी योगी जी है वो कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, इसीलिए वोट कम कर लेते हैं? देखिए, ये तो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट कहना करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। जनता जनार्दन है और जिसको आशीर्वाद देना चाहेगी देगी। पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने पिछले 2 फेजेस के देखे थे आंकड़े, वो फाइनली पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ परसेंट बढ़े ही हैं, 0.% में बढ़े ही हैं। तो मुझे लगता है कि हमें टाइम देना चाहिए। और ये अगर आप कह रहे हैं कि लोग उदासीन हो गए, तो ये तो इसी बात का दावा करते हैं कि लोगों को भी विश्वास हो गया कि 4 दूनी 400 पार, इस बार फिर मोदी सरकार। मैं तो यही कहना चाहूंगा। पर मुझे लगता है कि लोकतंत्र का उत्सव है और सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। जितना ज्यादा वोट होगा उतना अच्छा लोकतंत्र होगा, उतना अच्छा पक्ष या विपक्ष का निर्माण करेगा। तो मुझे लगता है कि सभी को वोट करना चाहिए, मैं तो यही कह सकता हूं। पर भरोसा यह है आप लोगों के कहने से ही कि जनता शायद इसलिए उदास है कि सब मोदी जी और योगी जी कर देंगे। तो मुझे लगता है कि नहीं, आपके वोट की एक ताकत है जिसकी वजह से मोदी जी और योगी जी कुछ कर पा रहे हैं, राष्ट्र निर्माण का काम कर पा रहे हैं, 5वीं इकॉनमी बना पा रहे हैं, तीसरी इकॉनमी की बात कर रहे हैं। अगले 25 साल में 1000 साल के भारत के भविष्य का निर्माण करने की क्षमता आपके एक वोट से आती है। तो हर वोटर को आकर के वोट करना चाहिए, पक्ष में कीजिए या विपक्ष में कीजिए, पर वोट कीजिए। डॉक्टर साहब, आपने ये बताया, विक्रम जी ये बताइए, 2 तरह का है, यूपी बिहार में देख रहे कि पोलिंग परसेंटेज 55 से भी नीचे या उसी आसपास 55-56 है, लेकिन बंगाल 70% से ज़्यादा है, मध्य प्रदेश भी ज़्यादा है। इसका आप इस तरह की वोटिंग पैटर्न को देख के खुश हो रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ गर्म ठीक नहीं हुआ? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा इस फेवर में रही है कि लोग हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि मतदान से ही निकलता है समाधान। जिस प्रकार से 10 साल से एक आप ऐसी सरकार को लादने का काम कर रहे थे, जो बहुत बातें बहुत बड़ी की गई जिस सरकार के द्वारा 2014 में जो गारंटियां दी गई, आज 2024 में भी वही गारंटियां दी जा रही हैं। तो आज का जो नौजवान है, जो मतदान करने गया है, उसे पता है मेरे मत से ही समाधान होने वाला है। आज जो किसान मतदान करने गया, उसे पता है कि जो हमारे साथ दुर्व्यवहार इस सरकार के द्वारा हुआ, लेकिन जितना भी परसेंट मतदान हुआ, पहले 2 चरणों में बड़ा अच्छा मतदान हुआ, अभी इसका आंकड़ा निकल के फाइनल रिजल्ट सामने आएगा कि टोटल कितना मतदान हुआ। मेरा मानना है कि जो प्रधानमंत्री जी इस देश के अंदर बातें कर रहे थे कि मैं एक बहुत बड़ा विजन लेकर के आने वाला हूं, बहुत हुई महंगाई की मार। फॉर्मूला, विक्रम जी माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आप जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से तो जो 2019 का मतदान परसेंट था उसको क्रॉस कर जाना चाहिए था, क्योंकि आपके हिसाब से युवा बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं, देश का जो एक बड़ा वर्ग है, बड़ा तबका, वो बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहा है। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो इस हिसाब से पिछले बार से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए थी और बम्पर वोटिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार को बदलने के लिए वोट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना भी परसेंट मतदान आदरणीय हुआ है, जितना भी मतदान हुआ है, मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि ये बदलाव के लिए मतदान हुआ है। आज जिस प्रकार की घोषणाएं 2022 तक पक्का घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, गैस सिलेंडर आप देखिए, महंगाई देखिए, महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए, किसी भी बात आप निर्णय बात कर लीजिए कि आज कोई भी वर्ग खुश नहीं था। और उस वर्ग के लोगों ने, चाहे मतदान जितना परसेंट भी हुआ, मैं आपको लिख करके देता हूं, 2024 के चुनाव में 4 जून। आप लिख के देने की आवश्यकता नहीं, वैसे ही सब कुछ रिकॉर्ड पर आएगा, ये सब कुछ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं देश का कोई भी तबका खुश ही नहीं है, कोई भी वर्ग खुश नहीं है। अगर कोई भी वर्ग खुश नहीं है और आपकी थ्योरी पे बिलीव किया जाए, तो आप ये कह रहे हैं कि समाज में कोई भी व्यक्ति इस सरकार से खुश नहीं है, तो ऐसे में तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए ना। मैं आपको बता रहा हूं, अभी फाइनल आंकड़ा निकल के सामने आएगा, टोटल ओवरऑल कितना परसेंटेज मतदान हुआ। जैसे पिछली बार भी मतदान की 60% की बात हो रही थी, निकल के 66% के आसपास आया। तो ये मतदान भी लगभग उसी मतदान के आगे ही जाएगा, उससे कम नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि आज जो लोग जो सुविधा चाहते थे, सरकार उसको देने में विफल रही, लेकिन मिला क्या? जो लोगों ने सरकार से उम्मीदें की थी, सरकार उनको देने में नाकाम रही। और निश्चित तौर पे 2024 के चुनाव 4 जून का दिन होगा और देख लीजिए सरकार सत्ता परिवर्तन देश में आधी से ज्यादा लोकसभा सीटों पर पोलिंग ओवर हो चुकी है।
यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए होता है उस आंकड़े तक मतदान हो चुका है। प्रेम कुमार जी, आपका क्या मानना है इन 3 फेज की वोटिंग को लेकर? देखिए, अभी वोट परसेंटेज में हम लोग बात कर रहे थे, जैसे असम और पश्चिम बंगाल में अभी दिख रहा है कि ज़्यादा वोट परसेंटेज, कंपैरेटिवली ज़्यादा जरूर है, लेकिन उसका अपना जो रिकॉर्ड है उसके वो तो 81% का है दोनों का, तो 81% आता नहीं दिख रहा है, यानी वहाँ भी हम कम मतदान मांग लगभग 80% पहुंच जाएगा फाइनल ट्रेंड आने के साथ ही। उसको उससे कम रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, 1-2% कम हो सकता है। हाँ, तो थोड़ा भी कम रहेगा। दूसरा कि बिहार का जो है वो उत्साहजनक है, बिहार में अभी 55-56 है और पिछली बार में 57% के आसपास था। इस बार पिछली बार से ज्यादा मतदान बिहार में होता दिख रहा है। ये बिहार एक्सेप्शनल लग रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में मेकअप होने की कोई चांसेस नहीं है, पिछली बार से कम वोटिंग होगी। इसी तरह महाराष्ट्र आप देख ही रहे हैं, बाकी सभी प्रदेशों में हमें वोट परसेंटेज एक्सीड होता नहीं दिख रहा है। मोटे तौर पे ये कह सकते हैं ना कि 3 चरणों के चुनाव के बाद सरकार की किस्मत तो लॉक हो गई, लॉक हो गई है। एक बात और बोलना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में, 2004 में जब सत्ता बदली थी तब वोट परसेंटेज ओवरऑल गिरा था पिछले चुनाव के मुकाबले, तब कांग्रेस की सरकार आई थी। फिर जब 2009 में कांग्रेस की सरकार, इशारा करना ये चाह रहे हैं कि जैसे 2004 में जिस तरह से हुआ था और आगे का भी फैक्ट रख लीजिए। कौशलकांत जी सुन रहे हैं आप कि 2004 की तरह इस बार भी हो रहा है। एक लाइन कुछ ऐड करना, एक लाइन और 2009 के बाद जब रिपीट हुई थी उस समय 0.14% वोट बढ़े थे, कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई थी, और बीजेपी की सरकार आई थी तब 8% वोट देश में बढ़े थे उस समय। उसके बाद फिर रिपीट हुई थी बीजेपी की सरकार, तो 1 पॉइंट समथिंग वोट बढ़े थे। यानी जब वोट बढ़ते हैं तो बीजेपी की सरकार आती है, रिपीट होती है, और वोट गिरते हैं तो कांग्रेस की सरकार आती है। ये मैं फैक्ट के आधार साहब मैंने सुना प्रेम कुमार जी समय के अनुसार अपने वक्तव्य को बदल देते हैं, जो आप लोगों से ही हमने सीखा है। सेफोलॉजिस्ट जब ये कहते हैं कि अगर पिछली बार से वोट कम हुआ है तो यानी सरकार रहने वाली है, और मतदान ज्यादा होता है तो सरकार बदलती है, ये प्रिंसिपल आप लोगों ने ही पढ़ाया और उसको पढ़ के मैं ये बोल रहा हूँ। अब प्रेम कुमार जी अपने सुविधा के अनुसार से कह सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक बन गया, मैं उन पर कुछ क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, पर बस ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं फिर दोबारा इस चैनल पे कि 4 जून 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये होके रहेगा। चलिए ठीक है, देखेंगे। लेकिन प्रेम कुमार जी, आपसे मेरा एक सवाल था, छोटा सवाल मैं पूछना चाहता था। जैसे कि थोड़ी देर पहले अनूप ने कहा कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े तो कह रहे थे कि बीजेपी का काडर बहुत भरोसे में है कि मोदी जी और योगी जी मिलकर चुनाव जिता ही देंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश में कम वोटिंग देखने को मिली। हो सकता है देश के कुछ और राज्यों में बीजेपी का काडर यही सोच रहा हो। अगर इसको वाइस वर्सा देखें, क्या महागठबंधन का काडर भी कुछ यही तो नहीं सोच रहा कि भाई बननी तो बीजेपी की सरकार है, तो फिर मेहनत करके क्या फायदा है, इसलिए वोटिंग टर्नआउट कम हो रहे हैं? ये फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है क्या प्रेम कुमार? देखिए, आपने दोनों तर्क रख ही दिए हैं, दोनों को काटा नहीं जा सकता है, दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। एकदम निराशा के भाव में भी मतदान गिरते हैं और बहुत आशा होती है तब भी मतदान गिरते हैं, लेकिन ये चुनाव इतना निरपेक्ष न्यूट्रल नहीं है। देखिए, मैं कहता हूं कि ये चुनाव मोदी मैजिक भी है तो एंटी मोदी भी है। ये आप दर्शकों जब रिपोर्टर जाते हैं तो या तो एक तरफ मोदी मैजिक पे, दूसरी तरफ एंटी मोदी दोनों है। मोदी जी के खिलाफ में बोलने वाले भी खुलकर बोलते हैं और पक्ष में बोलने वाले भी खुलकर बोलते हैं। पहले ये स्थिति नहीं होती थी, इस बार थोड़ा ज्यादा है। अब है कि जो फ्लोटिंग वोट्स हैं वो किससे प्रभावित होते हैं, किसके साथ अटैच होते हैं, उसी पर तो फाइनल परिणाम निकलेगा। तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर 8% वोट हमें मिला तो हम सत्ता में आए, तो वोट अगर गिरेगा तो हम ही तो बाहर होंगे। इसमें बहुत लॉजिक नहीं है जी, ये सीधी सी बात है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज एक दूसरी खबर भी थी जो पूरे दिन सुर्खियां बनी रही, वो थी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख देखकर आज आम आदमी पार्टी को काफ़ी राहत मिली होगी, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज कई अहम बातें कहीं। ईडी से ऐसे ऐसे सवाल भी किए गए जिससे ईडी असहज हो गई। एक वक्त तो ऐसा आया जब ईडी के वकील ने यहाँ तक कह दिया कि अगर केजरीवाल चुनाव प्रचार नहीं करते हैं तो क्या आसमान टूट पड़ेगा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, देश में आम चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में हम अंतरिम जमानत पर विचार कर रहे हैं। कोर्ट की ऐसी टिप्पणियों के बाद लगा कि शायद केजरीवाल के लिए आज का दिन शुभ समाचार लाएगा, लेकिन लंच के बाद कोर्ट ने एक और तारीख दे दी और जमानत पर सुनवाई तो पूरी हो चुकी है, लेकिन फैसले के लिए गुरुवार तक तो कम से कम इंतजार करना पड़ेगा।
और हो सकता है कि अगर गुरुवार को कुछ नहीं आया तो अगले हफ्ते भी डेट जा सकती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगला हफ्ता बहुत ही मुश्किल भरा होने वाला है। तो ये केजरीवाल को लेकर दूसरी खबर थी। अब पहला सवाल विवेक किससे करें, कौशल कांत जी के पास जाएं या फिर हम अपने विक्रम जी के पास आए? मुझे लगता है कि इस मामले में प्रेम कुमार जी का रिएक्शन सबसे पहले जरूरी होगा, क्योंकि प्रेम कुमार जी भी इस केस को उसी तरह देख रहे हैं। और आज काफी हलचल हुई है आज कोर्ट के अंदर, जिस तरह से जिरह हुई, जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत, इंटरिम बेल भी हमारा अधिकार है, हम इंटरिम बेल हम का फैसला हम देते रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारी टिप्पणियां हुई जिस पर ये लगने लगा कि अरविंद केजरीवाल कभी भी बाहर आ सकते हैं या फिर आज उनको जमानत मिल सकती है। लेकिन बाद में ये मामला अचानक से पलट गया जब ये कहा जाने लगा कि इंटरिम बेल एज अ पॉलिटिशियन कहीं लग्जरी के चश्मे से तो नहीं देखा जाएगा आने वाले समय में। क्या आप पॉलिटिशियन है तो आपको इंटरिम बेल मिल गया क्योंकि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी पार्टी चुनावी कैंपेन करी थी। ऐसे कई सारे लीडर्स जो जेल के अंदर से रहकर चुनाव लड़ते हैं या लड़ते रहे या लड़ चुके हैं। तो मैं प्रेम कुमार जी आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये जो इतनी आसान सी राह लग रही है कि गुरुवार को हो सकता है इंटरिम बेल हो जाए, ये वाकई इतना आसान है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने डीप स्टडी के लिए थोड़ा सा टाइम यहां पर रखा है अपने पास? देखिए विवेक जी, कल मिहिर जी के शो में ही मैंने कहा था कि आज का दिन ऐसा है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को जमानत पर वो रिहा हो जाएंगे। मैंने पूरे विश्वास से इसलिए कहा था कि उससे पिछले वाली जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि चुनाव का समय है और इस समय हम अरविंद केजरीवाल को देना चाहते हैं इंटरिम जमानत, और ईडी ने कहा था हमें भी इतराज नहीं है। लेकिन सुनवाई होनी थी, आज सुनवाई दोनों को पक्षों को से जवाब देना था, तो उसमें बहुत सारी बातें आई। उसमें मैंने तो अभी इस पर एक लेख भी लिखा है और छप भी गया है। मैं उसमें एक बात जो मुझे एक नागरिक के तौर पर लगती है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कह दी है कि हम मुख्यमंत्री को जमानत देंगे लेकिन वो मुख्यमंत्री के अधिकार का को अवेल नहीं करेंगे, साइन नहीं कर सकते हैं। तो ये बात एक नागरिक के तौर पर हमें बहुत खटकती है कि आप मुख्यमंत्री का बहुत सारी याचिकाएं आपके पास आई, आपने ये ठुकरा दिया कि इस पर फैसला लेने का अधिकार एलजी को होता है, हम नहीं ले सकते, ये बात कह करके आपने ठुकराई। तो आप मुख्यमंत्री का अधिकार खत्म करने वाले होते कौन है? जनता ने मुख्यमंत्री को अधिकार दिया है मुख्यमंत्री का। तो इसका ये एक संवैधानिक व्यवस्था के अगेंस्ट में मैं अपना विवेक, मैं कोई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हूं कि उनकी ये करूं, जो फैसला आना है वो कमेंट देखना भी है। आपका, इससे हमारे चैनल का कोई इत्तेफाक नहीं है, ये आपका पर्सनल कमेंट है और आप पर्सनल कैपेसिटी में इस कमेंट को इस चैनल पे रख रहे हैं। मैं संवैधानिक व्यवस्था की व्याख्या कर रहा हूं। जो भी बात आप कर रहे हो आपकी पर्सनल कैपेसिटी पर है, मैं ये मानता हूं जी। मैं कौशल कांत जी के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, दो परिस्थिति है। एक परिस्थिति तो अभी हमारे सामने है कि केजरीवाल साहब जेल के अंदर है और हम सब देख रहे हैं कि कैसे पार्टी की उनके का प्रचार चल रहा है, कैसे कैंपेन हो रहा है। दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि अगर उनको जमानत मिल जाती है और वो बाहर आ जाते हैं, तो मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये है कि जैसा कि कोर्ट के रुख को देखकर लग रहा था कि थोड़ी नरमी थी, हो सकता है कि वो बाहर आ जाए। अगर वो बाहर आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए कितना मुश्किल होगा? मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जो मतलब दिल्ली जो कंप्लीट स्टेट भी नहीं है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है राजनीतिक तौर पे, जहां भी हैं बहुत ही मार्जिनल हैं और वो अब इंडी गठबंधन में मिल गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके बाहर आने अंदर जाने से इस देश के चुनाव पे कोई बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, आम आदमी के जो कार्यकर्ता उनके मोराल पे फर्क पड़ेगा। और जो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कमेंट कि कोर्ट ने कहा कि वो आदतन अपराधी नहीं, ये बात तो सही है कि वो आदतन अपराधी नहीं है, लेकिन वो आदतन झूठे, बक्कार और धोखेबाज जरूर है। सीरीज ऑफ इवेंट बता सकता हूं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़े, वो गाड़ी पार्टी पे भी तो ऐसा ही इल्जाम लगता है कौशल जी। जी बताइए कौन सा इल्जाम बताएं? विपक्ष, मैं अपने तरफ से नहीं, विपक्ष भी आप पे जैसे आप उन पे लगा रहे हैं, कुछ ऐसा ही आपके बारे में कहा जाता है। नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए। जो मैं बोल रहा हूं ये फैक्चुअली करेक्ट है। हमारे अमित भाई साहब, माननीय मोदी जी, कौन सी ऐसी बात जिन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कही और जिससे वो पलटे हैं? यहां पर पलटने का काम केवल अरविंद केजरीवाल, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, और जो लोगों का नाम लेकर के बताते थे कि ये धोखेबाज हैं, उन्हीं धोखेबाजों के साथ हाथ उठा करके अब स्टेज पे नजर आते हैं, वो फोटो चलाते थे। आपको याद होगा वही सारे लोग लालू यादव को गाली देते थे, कांग्रेस को गाली देते थे, कांग्रेस बच्चों के सर पे कटम रख के कसम खाते थे कि हम कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, आज कांग्रेस के साथ हैं। लालू जिसको चारा चोर बोलते थे आज उनके साथ खड़े हुए हैं।
एनसीपी शरद पवार को कहते तो आज उनके साथ खड़े हुए हैं। वो सारे लोग जो उनके जेब में रखे हुए कागज की लिस्ट में होते थे, उन सारे लोगों के साथ वो खड़े हैं, तो आदतन झूठे और मक्कार हैं। और ये बात याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसे केसेस में टिप्पणियां की हैं। आप देखें, सुप्रीम कोर्ट की हमेशा से टिप्पणी आरक्षण के खिलाफ रही, पर जजमेंट आता है तो फेवर में आता है, क्योंकि न्याय अलग होता है और टिप्पणी अलग होती है। तो न्याय यही कहता है कि जो झूठ बोलता है लोकतंत्र में, एक आदमी को नहीं, पूरे देश की, पूरे प्रदेश की जनता को धोखा देता है, तो ऐसे आदमी को तब तक न छोड़ा जाए जब तक पूरे पुख्ता सबूत न हो। ठीक है, कौशल कांत जी आपके पास वापस लौटेंगे, विक्रम जी इसका जवाब देंगे। विक्रम जी, आप ही को केजरीवाल सुना के तो दिल्ली की सीट पर, शीर्ष सत्ता पर पहुंचे, सीएम बने, कहते थे सबको उठा के जेल में डाल दूंगा, और आज आप दोनों साथ हैं एक मंच पर, दोनों हाथ मिलाकर, हाथ उठाकर मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। देखिए, कोई बात निश्चित तौर पे केजरीवाल जी ने हमारे खिलाफ भी बयानबाजी की, और हमने भी केजरीवाल, जब ये लिखकर पॉलिसी हुई तो हमने भी उसकी शिकायतें दर्ज कराई। कांग्रेस सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने कराई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। परंतु हमने ये भी शिकायत दर्ज कराई थी कि जब दिल्ली सरकार, दिल्ली राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है और विशेष शक्तियां उपराज्यपाल साहब के पास हैं, केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियां हैं, तो हमने ये भी आपत्ति दर्ज कराई थी। उस कंप्लेंट को देने के लिए मैं भी साथ गया था कि उपराज्यपाल साहब ने जब इनकी विदेश जाने की फाइलों को रोक दिया था, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोक दिया करते थे, तो ये लिखकर पॉलिसी पास क्यों कर दी? ये बहुत गंभीर विषय है। तो उपराज्यपाल साहब की भूमिका क्या रही इसमें? क्यों लिखकर पॉलिसी पास हुई? 150 से ज़्यादा इनके पार्षद थे, 7 इनके एमपी थे, 8 इनके एमएलए थे। जब ये लिखकर पॉलिसी पास की जा रही थी, क्यों नहीं वो सड़कों पे लौट गए? क्यों नहीं उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया? एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध नहीं किया। जब गली गली ठेके खोलने की बात हो रही थी, मैं कहना चाहता हूं कि उपराज्यपाल साहब के पास विशेष शक्तियां थी, लिखकर पॉलिसी को रोक देते, नहीं रोका गया। जो सोम डिस्टिलरी कंपनी मध्य प्रदेश के, जिसको टेंडर दिया गया, उस कंपनी से 2 करोड़ रुपए उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के अंदर चंदा ट्रांसफर किया गया। क्यों ट्रांसफर किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने वो चंदा क्यों लिया? ये गंभीर विषय है, इस पे बहुत बड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा। आज 2 दिन पहले हमने भी कल जाकर के हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भाजपा की शिकायत की है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी भी आपके साथ मिली हुई थी उसमें? नहीं, मैं, हमारे साथ क्यों बीजेपी मिली होगी? हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने उस समय उसका विरोध क्यों नहीं किया लिखकर पॉलिसी का? उपराज्यपाल साहब ने क्यों उसको नहीं रोका? उपराज्यपाल साहब की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। हमने इसकी मांग की थी, इसका विरोध किया था हमने। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ करके यहाँ पे उनको झूठा मक्कार कह रहे हैं, ये भाषा देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, अगर किसी नेता ने झूठ बोला है तो आप उसको झूठा मक्कार इस लैंग्वेज भाषा में संबोधित कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश से जितना झूठ बोला है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दीजिएगा। मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी ने इस देश से जितना झूठ बोला है, अगर देश के इतने प्रधानमंत्री रहे, एक से बड़े बड़े नाम के प्रधानमंत्री रहे, किसी ने देश से इतना झूठ नहीं बोला जितना नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से झूठ बोला है। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने 2014 में कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार आज दाम बढ़े हैं, घटे हैं। पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर देने की बात होती थी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात होती थी, गांव गोद लेने की योजना थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात थी। आप देखिए, डॉलर को रुपए से बराबरी करने की बात थी। उन्होंने कहा था बॉर्डर पे दिक्कत नहीं है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार में दिक्कत है। आतंकवाद के जितने मसले सरकार के दौरान हुए, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। झूठ बोलने से पहले प्रधानमंत्री जी इस देश से पटल पे जितना झूठ बोलते हैं, किसी भी सभा में जाकर के देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने मैनिफेस्टो के बारे में झूठ फैलाने की कोशिश की। मैं कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप 140 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री हैं। देश से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। मैं इनकी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, झूठा मक्कार नहीं बोलूंगा, परंतु मैं झूठा जरूर बोलूंगा कि वो केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। विक्रम जी, आप मुद्दे से अब चले गए चुनावी रैली की तरफ। नहीं, मैं देखिए, मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति को जब किसी व्यक्ति को जेल भेजने का एक प्रावधान है, किसी मुकदमे में दर्ज हुआ है, तो एक बेल लेने का भी प्रावधान है। आपने मैनिफेस्टो में भी तो कुछ वादा किया है ना, इसका क्या वादा है वो मैनिफेस्टो में, वो बेल दिलाने का? विक्रम जी, आप लोगों के मैनिफेस्टो में कुछ बेल दिलाने का कुछ वादा, कुछ प्रोविजन भी तो है कि हम बेल को लेकर सुनिश्चित करेंगे कि बेल जो है वो एक अधिकार की तरह हो। हमारा कहना यह है कि जिस प्रकार से मुकदमों में लोगों को फंसाया जाता है, उस सब की प्रक्रिया पे पूरा संज्ञान लिया जाएगा, कानून बनाया जाएगा। किस प्रकार से देश के अंदर जो आज एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उससे लोगों को राहत मिल सके। बेल का कानून बनाया जाएगा।
बेल दिलाने को लेके। बेल का कानून मैं आपको नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जिन लोगों को फंसाया जाता है, जिन लोगों के साथ राजनीतिहीन भावना से साथ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनमें कानून में कुछ ऐसा प्रावधान लाया जाएगा जिससे लोगों के साथ इनजस्टिस ना हो। जी कौशल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं मतलब कहाँ से बोलूं, इन्होंने काम की बात कही तो काम पे बोल सकता हूं, इनके मैनिफेस्टो पे ही बात कर लेते हैं। हाँ, इनका मैनिफेस्टो ये कहता है कि ये सभी धर्मों को उसका पर्सनल मतलब धार्मिक अधिकार देंगे। इसका मतलब क्या है? क्या पर्सनल लॉ वापस लाएंगे? क्या मुस्लिम को सरिया कानून देंगे? पहला सवाल। इनका मैनिफेस्टो ये कहता है हर आदमी को प्यार करने और अपने हिसाब से रहने की आजादी देंगे। तो क्या लव जिहाद की बात कर रहे हैं? ये अपने धर्म के हिसाब से पोशाक पहनने का अधिकार देंगे। तो क्या ये बुर्के की बात कर रहे हैं? और मैनिफेस्टो का पेज नंबर 6 पढ़िएगा सर। आपके पेज नंबर 6 में ये कहा गया है कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जातिगत जनगणना कराएगी और वेल्थ सर्वे करेगी। पेज नंबर 28 वो ये कहती है कि कांग्रेस कानूनी तौर पे ऐसे बदलाव करेगी जिससे कि लोगों की संपत्ति यानी मंगलसूत्र और उसके धन को वितरित किया जाए। और आपके राहुल गांधी ये कहते हैं कि जिसकी जितकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो गलती भारत देश ने आजादी के समय में धर्म के नाम पे एक बार डिवाइड करके संख्या के आधार पे पाकिस्तान और बांग्लादेश दिया, तो क्या आप फिर वही दोबारा करना चाहते हैं? आपके ऊपर डाउट इसलिए पैदा होता है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, आपके लिए डाउट इसलिए पैदा होता है क्योंकि आपका जो पिछला इतिहास रहा है वो इतिहास ये कहता है कि 2050 में जब आप हिंदू मैरिज एक्ट लाए थे तो आप यूसीसी नहीं लाए थे तुष्टीकरण के चक्कर में। आप 1972 में शाहबानो केस जिसमें एक महिला के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित किया था, आपने कानून में बदलाव केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया था। आपने इमरजेंसी लगाकर जब पूरा विपक्ष जेल में था उस समय संविधान की आत्मा को बदलने का काम किया था, उसमें सेकुलर एंड सोशलिस्ट जोड़ने का काम किया था। आपने 1992 में माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट बनाया और दो तीन नई माइनॉरिटी हिंदुओं से तोड़कर बनाई, जिसमें सिख बनाया, जैन बनाया और बौद्ध बनाया। कौशल जी सुनिए ना, आप मैं जानता हूं आपके पास सुनिए ना विक्रम भाई एक मिनट सुनो। आपके पास भी और आपके पास भी लिस्ट बड़ी लंबी होगी। सवाल ये था कि केजरीवाल की रिहाई को लेकर कि अगर उन्हें जमानत मिल जाती है और बाहर आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? विक्रम जी आप बताइए, आप जो सरकार पे अटैक करते हैं, सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, क्या उससे एक नई धार मिलेगी अगर वो बाहर आ जाते हैं और कितना आपको फायदा होगा? निश्चित तौर पे अगर केजरीवाल बाहर आते हैं तो इंडिया गठबंधन के लिए मजबूती होगी। वो जाकर के प्रचार करेंगे। दिल्ली में प्रचार अभी शुरू हुआ है, 25 तारीख का चुनाव है, उनको मौका मिलेगा प्रचार करने का। लेकिन अगर वो बाहर नहीं आते हैं तो आम आदमी पार्टी को इससे नुकसान होगा। नहीं, लेकिन विक्रम जी मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, वो निकल के सबसे पहले कह रहे हैं पंजाब जाएंगे और पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे। पंजाब में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आने देंगे, सबसे पहले पंजाब का रुख करेंगे। इस तरह की खबरें सोर्सेस के हवाले से आ रही हैं। मैं कहना दिल्ली तो जो है सो है, दिल्ली जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जितनी सीटें हमें मिली है। वो कह रहे हैं पंजाब में कांग्रेस को रोकना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान बार बार कहते हैं और कहते हैं एक थी कांग्रेस कहानी चलाएंगे इस बार पंजाब में। कांग्रेस तो है और सदा रहेगी, क्योंकि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, मजलूमों की, गरीबों की, दलितों की पार्टी है। ये जो पार्टी है ये किसानों की पार्टी है। अब कोई एक थी कांग्रेस कहे या कोई एक कहे, एक थी बीजेपी या एक थी आम आदमी पार्टी, हम इस पे ज्यादा ना बोलते हुए इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से पंजाब में चुनाव लड़ रही है। और चाहे आम आदमी पार्टी, नहीं आप आम आदमी पार्टी को पंजाब में रोक पाएंगे ये बताइए ना मुझे। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी वहां मजबूती से बहुत आम आदमी पार्टी कह रही है ग्राउंड पे है ही नहीं, कहीं पे भी दूर दूर तक नहीं है और एक भी सीट पंजाब में आपके पास नहीं है। चलिए 24 तारीख ज्यादा दूर, 4 जून ज्यादा दूर नहीं है। आते ही समय आपके सामने रिजल्ट होगा और आपको हम जल्दी आपके चैनल में बैठेंगे और उस समय बताएंगे कि हमारी कितनी सीटें कहां से कितनी आई है। प्रेम जी ये बताइए, अगर केजरीवाल साहब बाहर आ जाते हैं तो इस चुनाव में कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है? देखिए, एक लॉस तो हो चुका आम आदमी पार्टी को। सुप्रीम कोर्ट महसूस कर रही है कि इक्वल फील्ड होना चाहिए और इसीलिए विचार भी कर रही है जमानत देने पर। एक लॉस हुआ कि गुजरात में आज चुनाव संपन्न हो गया, जहां पर कि 12.5% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे। अगर अरविंद केजरीवाल होते तो गुजरात में इंडिया गठबंधन को भी फायदा होता और आम आदमी पार्टी को भी। इसके बाद है कि दिल्ली का चुनाव है सामने में और पंजाब का जहां प्रभाव है, आम आदमी पार्टी का पंजाब भी है। इन दोनों जगहों पर उनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन
ओवरऑल ये बात सामने आएगी कि एक जैसे संजय सिंह की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी को एक बहुत शानदार वक्ता मिले, इंडिया गठबंधन को भी मिला और फायदा हुआ, उस तरह से अरविंद केजरीवाल की कमी जो है वो इंडिया गठबंधन को कल फायदे तक के तो आप तौर दावा पर कर रहे थे कि आज बेल मिल ही जाएगी। नहीं, वो तो आप हम तो भी कह रहे आप तो हैं। अपनी तरफ से ये फैसला दे रहे थे कि भाई बेल तो मिलना ही है, मैंने कल बेल अपनी मिल तरफ जाएगी। से बिल्कुल नहीं बोला। मैंने सुप्रीम कोर्ट की में सुनवाई के हवाले से कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट बेल देना चाहती है, इंटरिम बेल खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसी हिसाब से मैं कह रहा था। और आज फैसला आना था, नहीं आया, वो तो मैं तो लिखूंगा नहीं फैसला ना, सुप्रीम कोर्ट ही लिखेगा। तो अब वो फिर जब भी फैसला आएगा, और रिहाई तो होनी है, नहीं होने कोई प्रश्न, क्योंकि जो संवैधानिक प्रश्न है, क्योंकि आज कोर्ट ने कहा प्रेम कुमार जी कि अगर चुनाव नहीं होता तो इंटरिम बेल का तो सवाल ही पैदा नहीं यही होता। तो बात है ना, चुनाव है इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। अनइक्वल फील्ड फिर फ्यूचर में सवाल उठाए जाएंगे पॉलिटिशियन को लग्जरी क्यों। आप एक बात सुनिए, संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही जब चुनाव हो रहे होते हैं, आचार संहिता लगी हुई है, एक सिटिंग एमएलए है, वो एक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक है, अध्यक्ष है, वो आम नेता नहीं है वो। आपकी बातों में विरोधाभास है। करप्शन में इसमें कैसे आप बोलिए, मैं विरोधाभास दूर करता विवेक, इनकी बातों में विरोधाभास है। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि कोर्ट का जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन है, और उसमें कोर्ट कह रही है कि आप बाहर, तो अगर मान लीजिए जमानत मिल जाती है, अगर गए तो मुख्यमंत्री के तौर पे कोई सिग्नेचर साइन नहीं कर सकते, ये क्या तरीका हुआ। और दूसरी तरफ आप कॉन्फिडेंट ये भी है कि वो बाहर भी चले आएंगे, तो कोर्ट आपस में विरोधाभासी चीज क्यों कर ये विरोधाभासी कहाँ हुआ? देखिए भाई, आपको मैं छोड़ भी रहा हूं और आपको बंधन में डाल के छोड़ रहा हूं। बंधन में डालने का अधिकार भी तो होना चाहिए। तो वो तो ये एलजी के पास अधिकार है, मुख्यमंत्री को जनता ने अधिकार दिया है। किसी कोर्ट के हिसाब से होगा तो कोर्ट तय करेगा क्या लेजिस्लेटिव का हेड कौन होगा। और ये तो बहुत संवैधानिक तो बात मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जो कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि भाई चुनाव के समय में आचार संहिता के रहते हुए एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को, सिटिंग मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार जैसी बुनियादी हक से कोर्ट इस बात को लेकर प्रेशर में क्यों आ जाएगा प्रेम कुमार जी? तब तो बताइए, इस सीएम है, पूरी दुनिया में क्वालिटी ऑफ जस्टिस पर बात हो रही है कि हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं और दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। हिंदुस्तान की जुडिशियरी चर्चा में है पूरी दुनिया में। पॉलिटिशियन और सीएम का पोस्ट कहां से आ गया? उनपे एलिगेशन तो घोटाले का है। क्या कोर्ट इस प्रेशर में आ जाए कि वो सीएम है और एक पार्टी के मुखिया है, इसलिए उनको बेल मिलना चाहिए? ये है 2 साल तक अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था शराब घोटाले में, और चुनाव आचार संहिता लगती है तो अरेस्ट हो जाती है। कैसे नहीं बात है भाई? ठीक है, कौशल कांत जी कुछ कहना चाह रहे। कौशल कांत जी, मैं प्रेम जी से ये पूछना चाहूंगा, फिर ये बताइए, आम आदमी पार्टी के इतने सारे नेता हैं, उनको भी बेल मिल जानी चाहिए इस फॉर्मूले से। और जो जेल में गए हैं वो चीफ मिनिस्टर नहीं गए हैं, आचार संहिता के दौरान नहीं हुई थी अरेस्टिंग उन सबकी। प्रेम जी सुनिए तो, इसलिए फिर हेमंत सोरेन का क्या के दौरान हुई हो, अगर केजरीवाल को बेल मिलती है तो फिर हेमंत सोरेन भी कहेंगे उनको भी बेल मिलनी चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बदल जाएंगे वो मुख्यमंत्री की आचार संहिता लगेगी और नहीं लगेगी। प्रेम जी, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो मतलब मालूम आपको ज्ञान है, लेकिन ये विरोधाभासी चीजें आप बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, नेता तो वो भी है, नेता मनीष सिसोदिया भी है, नेता बाकी के नेता भी हैं, उनके भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये चुनाव आचार संहिता से रिलेटेड नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जो कौशल जी ये बात मैंने थोड़े कही है, सुप्रीम कोर्ट ने कही ना कि ये मिलना चाहिए, क्योंकि ये इक्वल फील्ड होना चाहिए। मैंने नहीं कही है भाई, ये जुडिशियल डिस्कशन है, ये जुडिशियल डिस्कशन है। मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल के आने या ना आने से 4 जून 400 पार नहीं रुक रहा है, वो है, हो के रहेगा। ठीक है, तो कौशल खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम कुमार जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर विक्रम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन ये डिबेट लगातार जारी रहेगी क्योंकि हम मेगा डिबेट इस पर कर रहे हैं और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, कवरेज लगातार जारी।